हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने इस यूट्यूब चैनल पर हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ और एपीएस एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मल्टीपल सीरीज शुरू की हुई है, जहां पर जितेंद्र सर करंट अफेयर्स और क्विज को देखते हैं, वहीं अंकित सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। यूपी स्पेशल भी खत्म कर दिया है उन्होंने, और मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम इस पॉलिटी के पार्ट 5 को लेके आए हैं, जहां पर हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कौन से संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन का प्रस्ताव किया। तो आज तक हमारी जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन हुआ है 42वां संशोधन अधिनियम 1976, अर्थात द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। पहला तो है सामाजिक यानी कि सोशलिस्ट, ठीक। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ठीक, इसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। और तीसरा है अखंडता, ठीक। जहां पर सामाजिक का मतलब होता है कि जो हमारा देश होगा वो एक वेलफेयर स्टेट होगा, वहां पर हम जो कमजोर वर्ग है उसके उत्थान के लिए कार्य करेंगे, ठीक। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारा जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं होगा, वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी के साथ समान भाव रखेगा। और अखंडता का मतलब ये होता है कि हमारे जो राज्य है वो हमारे इस देश से अलग नहीं हो सकते। हमारा जो देश है वो एक अखंड हिस्सा है, ठीक, अखंड है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक। तो आगे देखिए, साथ में मैंने यहाँ पर जो अपनी प्रस्तावना है उसका एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है, ठीक। इससे पहले ये इस संशोधन से पहले ये 3 शब्द नहीं थे, तब इसका रूप कुछ ऐसा था पढ़ने में, ठीक। इन तीनों शब्दों को हटा दीजिए तो इसे कुछ ऐसे पढ़ा जाता था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए मैंने इन शब्दों की बात नहीं की क्योंकि ये उससे पहले थे ही नहीं, ये 1976 के बाद इन तीनों शब्दों को ऐड किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, अर्थात राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। अधिकतम किस अवधि के लिए, ठीक, मतलब कितनी अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा 14 डेज, 14 दिनों के लिए। काफी मोटी है। तो देखिए हमारे संविधान में एक वित्त विधेयक की बात की जाती है, ठीक है। वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल, ठीक है, जो आता है अंडर आर्टिकल 117, ठीक। इसी का एक सब कैटेगरी होता है धन विधेयक यानी कि मनी बिल, ठीक, जो आता है आर्टिकल 110 में, ठीक। इस मनी बिल आर्टिकल जो 110 में है, इससे संबंधित कुछ प्रावधान है कि यह मनी बिल एक साधारण विधेयक की तरह नहीं प्रस्तुत किया जाता है, इसको लाने से पहले राष्ट्रपति संस्तुति देता है। तो राष्ट्रपति की संस्तुति पर सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। तो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सबसे पहले ये पेश किया जाएगा कहाँ पर, लोकसभा में, ठीक है। और कहीं पर नहीं, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इससे संबंधित दूसरा पॉइंट ये होता है कि
केवल लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो चेयरपर्सन होता है या स्पीकर होता है, वही डिफाइन करता है कि ये एक मनी बिल है कि नहीं। और उसने अगर डिफाइन कर दिया कि ये मनी बिल है, तो फिर उसके इस निर्णय को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना संसद में, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, कहीं पर भी इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। ठीक। तीसरा पॉइंट ये होता है कि सबसे पहले ये मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझिए कि लोकसभा में पेश किए हम सबसे पहले, उसके बाद ये जाता है लोकसभा से पास होके राज्यसभा में। तो राज्यसभा के पास बहुत ही सीमित शक्तियां होती हैं इस संबंध में। राज्यसभा इस मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता, इसमें बदलाव नहीं कर सकता है, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। वो केवल इसमें संशोधन की संस्तुतियां दे सकता है कि यार, केवल सिफारिशें कर सकता है कि ये बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक, केवल सिफारिशें कर सकता है और उन सिफारिशों के साथ वापस लोकसभा को भेजेगा। लोकसभा चाहे इन सिफारिशों को माने या ना माने, उसके लिए बाध्य नहीं है। वापस लोकसभा इसे भेज देगी राज्यसभा में। राज्यसभा को इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक, 14 डेज तक रोक सकता है। 14 दिन तक राज्यसभा के पास रहेगी। राज्यसभा चाहे हाँ कहे, चाहे ना कहे, चाहे कुछ भी ना बोले, अपने आप ये पास मान लिया जाता है और ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो यस कहे, या तो नो कहे, और तीसरा ऑप्शन होता है उसे वापस पुनर्विचार के लिए। लेकिन मनी बिल के केस में पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता बिल। ठीक, तो ये होता है मनी बिल का पूरा खाका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मनी बिल को लोकसभा में पेश भी प्रेसिडेंट की सिफारिश पे किया जाता है। प्रेसिडेंट कहेगा तब लोकसभा में पहली बार ये पेश किया जाएगा। ठीक, केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। ठीक, तो ये था हमारा, द राइट ऑप्शन विल बी सी, 14 डेज, 14 दिन तक राज्यसभा उसे अपने पास रोक सकती है। उसके बाद ये अपने आप पास माना जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ठीक, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, अर्थात निम्नलिखित में से कौन संघ कैबिनेट मंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो प्रधानमंत्री बनने से पहले संघ का कैबिनेट मंत्री नहीं था। ठीक है, तो वो थे एच डी देवेगौड़ा। एच डी देवेगौड़ा ये कर्नाटक के पहले कर्नाटक के सीएम थे। ठीक, कर्नाटक के सीएम थे और फिर सीएम से वो डायरेक्ट पीएम बने। ठीक है, और ये हमारे देश के 11वें नंबर के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये उससे पहले कैबिनेट में मंत्री नहीं थे। ठीक है, संघ कैबिनेट में मंत्री नहीं थे। देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, कि ऐसे कौन से सीएम थे जो आगे चल के पीएम बने। सीएम अलग अलग राज्यों के होते हैं, पीएम देश का एक होता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से सीएम थे अलग अलग राज्यों के जो आगे चल के देश की कमान संभाले और पीएम बने। तो उनमें से पहले नाम आता है मोरारजी देसाई का। ठीक, मोरारजी देसाई ये पहले बॉम्बे के सीएम थे। बॉम्बे आप कहेंगे क्या? बॉम्बे का मतलब होता है महाराष्ट्र और गुजरात। उस समय बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, तो वो महाराष्ट्र और गुजरात मिला के बॉम्बे बुलाता था उस समय। तो बॉम्बे के ये सीएम थे। बाद में मोरारजी देसाई देश के पीएम बने और ये पहले नॉन कांग्रेस, फर्स्ट कहते हैं नॉन कांग्रेसी पीएम थे। नॉन कांग्रेसी मतलब ये कांग्रेस से नहीं आते थे। ठीक है, इनसे पहले जो भी पीएम थे सभी कांग्रेस के थे, लेकिन ये पहले नॉन कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे और ये पीएम बने थे। ठीक, मोरारजी देसाई। ठीक, फिर दूसरे हमारे हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक, चौधरी चरण सिंह, इनका संबंध यूपी से ही है, ये यूपी के सीएम थे। ठीक है, ये मोरारजी देसाई के बाद पीएम बने। ठीक, और चौधरी चरण सिंह के साथ खास बात ये क्या है कि इन्होंने कभी पार्लियामेंट को फेस ही नहीं किया। असल में इनका कार्यकाल बहुत कम था, केवल 6 महीने के लिए ये पीएम बन पाए थे, तो इन्हें इतना मौका ही नहीं पड़ा कि ये पार्लियामेंट में जाएं और फेस कर पाए पार्लियामेंट को।
तो ये वो पीएम थे जो कभी भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो अगला कौन है? वीपी सिंह। वीपी सिंह भी थे, ये भी यूपी के सीएम थे जो आगे चल के पीएम बने। फिर थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये फर्स्ट साउथ इंडियन पीएम कह सकते हैं कि साउथ इंडिया से सबसे पहले अगर कौन पीएम बना तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनका संबंध था आंध्र प्रदेश से। ये आंध्र प्रदेश है ना साउथ में, आंध्र प्रदेश के उससे पहले क्या थे? सीएम थे। पीवी नरसिम्हा राव के बाद आते हैं एचडी देवेगौड़ा। एचडी देवेगौड़ा, जैसे मैं बताया, इनका संबंध कर्नाटक से था, ठीक है। ये आगे चल के हमारे 11वें नंबर के पीएम बने, ठीक है, 11वें नंबर के। फिर उसके बाद हमारे आते हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। ये इनका संबंध आप लोग को पता होगा, गुजरात से है ये, ठीक है। ये भी इस समय वर्तमान में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार से कुल ये 6 लोग हैं जो सीएम से आगे चल के पीएम बने, पूछा जाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही होगा अंडर आर्टिकल 148। तो जो कैग होता है, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इससे संबंधित जो आर्टिकल होता है वो होता है अंडर आर्टिकल 148 टू 151। ये कैग के आर्टिकल होते हैं, जो सबसे पहला आर्टिकल होता है यही कैग के का प्रावधान करता है, ठीक है। तो कैग जो होता है, इससे संबंधित हम कुछ बातें जान लेते हैं। इसका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष, ठीक। इसकी नियुक्ति करता है कौन? प्रेसिडेंट, ठीक, प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है। और कैग अपनी ईयरली जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, कैग जो होता है एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है। और जो इसकी एनुअल रिपोर्ट होती है ना, ये एनुअल रिपोर्ट कैग देता है किसको? प्रेसिडेंट को ही, अपने नियुक्तिकर्ता को ही, जो इनकी नियुक्ति करते हैं। और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं, ठीक, जहां पर इस पर डिस्कशन होता है। संसद में जो लोक लेखा समिति, जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ठीक है, वो इन जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है। और इस जांच में जो कैग होता है, हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वह इस पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की सहायता करता है। तो इसीलिए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का ये मार्गदर्शक भी कहलाता है कैग, या कह सकते हैं मित्र भी कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मित्र कहते हैं या मार्गदर्शक कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं? कैग को कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। हमारे पूरे देश के लिए कैग केवल एक ही है, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर, अर्थात सेंटर एंड स्टेट बोथ लेवल पे एक ही कैग होता है, अलग अलग नहीं होते कि स्टेट्स के अलग है, सेंट्रल के अलग है, ठीक है। तो ये था, इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन अभी के लिए इतना पर्याप्त है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल, अर्थात संविधान के अधिनियम के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो देखिए, जब हमारा संविधान लागू किया गया था, ठीक है, उस समय वो ओरिजिनल फॉर्म में था, ठीक है। तो उसमें जो प्रीएम्बल था, प्रस्तावना थी, वो अपने प्योर फॉर्म में थी, ठीक। और प्रीएम्बल या न्यू बाद में 42वें संविधान संशोधन, 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। सोशलिस्ट, जिसे मतलब समाजवादी, सेक्युलर, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और तीसरा होता है इंटीग्रिटी, अखंडता, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 वर्ड्स जोड़े गए, ठीक। और हमारे नए प्रीएम्बल का रूप आया, न्यू प्रीएम्बल,
तो ये जो साइड में ये जो लगा हुआ है ये हमारा न्यू प्रियम्बल है। ठीक, इसमें देखिए तीनों वर्ड्स हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, लेकिन शुरुआत में ये तीनों वर्ड्स नहीं थे। ठीक, तो पूछा जा रहा है कौन सा वर्ड शामिल नहीं था हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में। तो समाजवाद, ये जो सोशलिस्ट शब्द है ये ऐड नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन बाय, अर्थात राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो राष्ट्रपति भवन की डिजाइन में दो लोग का नाम आता है, एक है हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियन। हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियन, इन दोनों लोगों को मिला के ये दो इंग्लिश आर्किटेक्ट थे और इन्होंने न्यू दिल्ली जो है हमारी न्यू दिल्ली उसे डिजाइन किया था। ठीक, न्यू दिल्ली में भी इन्होंने क्या क्या डिजाइन किया था, राष्ट्रपति भवन किया था, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, जिसे प्रेसिडेंशियल पैलेस भी कहते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसे इन्होंने डिजाइन किया था। ठीक, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक इन्होंने डिजाइन किया है। आप पूछेंगे ये क्या है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, ये ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसेज हैं यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में। ठीक है, और इन्होंने इंडिया गेट भी डिजाइन किया है। कभी दिल्ली गए होंगे तो आपने इंडिया गेट देखा होगा। और साथ में इन्होंने रायसीना हिल्स भी डिजाइन की। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस किए। न्यू दिल्ली को इसी कारण लुटियन दिल्ली भी कहते हैं, एडविन लुटियन के नाम पे इसे लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, लुटियंस दिल्ली इस रीजन को, ठीक, एडविन लुटियन के नाम पे। तो द राइट आंसर विल बी डी, एडविन लुटियन। ठीक, तो आज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सदन है जिसका मुखिया उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा राज्यसभा। ठीक, जो आता है अंडर आर्टिकल 80। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी वीडियोस में, हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं केवल उनका चुनाव होता है, मतलब चुनाव तो कईयों का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को चुनकर लाया जाता है और जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है उसे कह दिया जाता है कि अब आप ऑटोमेटिकली क्या बन गए हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष बन गए हैं, राज्यसभा के चेयरपर्सन बन गए। ठीक, इसी को कहते हैं कि द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या पदेन सभापति ऑफ राज्यसभा। ठीक, तो इस प्रकार से जब हम चूज करके लाए किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, और अपने आप उसे बना दिया राज्यसभा का हमने चेयरमैन, तो उसे हमने राज्यसभा की सदस्यता तो दी नहीं, राज्यसभा में वो चूज करके तो आया नहीं। ऐसे तो जितने भी मेंबर होते हैं वो राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से चूज करके आते हैं। ठीक है, तो वो उनके सदस्य होते हैं, लेकिन जो इनका मुखिया है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो चुन के नहीं आ रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक, उसे बनाया जा रहा है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा का जो मुखिया होता है वो उसका सदस्य नहीं होता राज्यसभा का। ठीक, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, अर्थात भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो क्या है, मतलब किसके अधीन है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अंडर द प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड अंडर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो इसको समझने के लिए देखिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि हमारा जो देश है, राज्य है, उसमें 3 अंग होते हैं। ठीक, एक होती है गवर्नमेंट या जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी कहते हैं। ठीक, एक होती है संसद जिसे विधायिका भी कहते हैं, विधायी संसद। ठीक है, पार्लियामेंट। और तीसरा पार्ट होता है जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक, ये हमारे राज्य के 3 अंग होते हैं। ये तीनों अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक, एक दूसरे से अलग काम करते हैं।
अब जैसे पूछा गया है कि संसद का सचिवालय, तो जो संसद का सचिवालय है वो जुडिशरी से मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता, ये हट गया। तो वह संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर संसद तो अलग एक बॉडी है ना, वो गवर्नमेंट के अंदर कैसे आ जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट के अंदर। ठीक। फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के अंदर भी नहीं आ सकती क्योंकि प्रेसिडेंट भी गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। ठीक। तो इस प्रकार से जो संसद है वो न प्रेसिडेंट के अंदर आएगी न पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर आएगी। वो इंडिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट से, सरकार से स्वतंत्र होती है संसद। जो देखिए ये हमारी संसद है, ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है और ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ठीक है। तो ये जो सचिवालय होता है, ये जो बिल्डिंग होती है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इसका सरकार से या जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे इनके खुद के अधिकारी चूज किए जाते हैं, वो यहाँ की सिक्योरिटी देखते हैं, यहाँ का रोज का कामकाज देखते हैं, यहाँ के जो सांसद हैं उनकी सैलरी देखते हैं, पेंशन देखी जाती है, उनके विशेषाधिकार देखे जाते हैं, उनका खान पान, जितनी सारी व्यवस्था होती है वो इसका सचिवालय ही देखता है। ठीक। ये इंडिपेंडेंट होता है सरकार से, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट सचिवालय में। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग इट्स टेन्योर, अर्थात निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में कभी भी संसद का सामना नहीं किया? तो मैं इसका आंसर पहले भी बता चुका हूं, चौधरी चरण सिंह, जो कि यूपी के सीएम रह चुके थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने कभी भी संसद का मुंह नहीं देखा क्योंकि इनका टेन्योर बड़ा कम था। ये जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980, मतलब लगभग 6 महीने तक रहे पीएम। अब 6 महीने में नहीं कभी इतना अवसर पड़ा कि ये पार्लियामेंट का मुंह देख पाए। ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी सी। तो अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस लास्ट क्वेश्चन भी है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है? सो द राइट आंसर विल बी एस्टिमेट कमिटी, प्राकलन समिति। देखिए हमारे यहाँ संविधान में कई तरह की कमिटी, हमारी जो संसद है उसमें बहुत कई तरह की कमिटीज बनाई गई, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं हमारी संसद में। ठीक है। एक होती है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जिसे लोक लेखा समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति भी कहते हैं। दूसरी होती है एस्टिमेट कमिटी। ठीक। एस्टिमेट कमिटी को हम क्या कहते हैं? प्राकलन समिति भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो लोक लेखा समिति होती है, यही कैग की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है। ठीक। और इसका जो टेन्योर होता है वो 1 साल का, मतलब इसमें जो भी सदस्य चुने जाते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं टेन्योर। ठीक। 1 ईयर होता है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं 22 मेंबर्स होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। 22 मेंबर, जिसमें से 15 तो लोकसभा से होते हैं और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। ठीक। इसमें जो चेयरमैन होता है, जैसे इस कमिटी का जो चेयरमैन बनाया जाता है वो एक अपोजिशन का लीडर बनाया जाता है, अपोजिशन का मेंबर बनाया जाता है। ठीक है। चेयरमैन, ये एक कोई नियम नहीं है, ये एक परंपरा चली आ रही है कि एक अपोजिशन के मेंबर को, अपोजिशन को इसका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो कैग की रिपोर्ट को सही रूप से जांच कर सके। अगर सरकार का ही आदमी बैठा रहेगा तो कैग की रिपोर्ट में अगर कुछ खामियां है कैसी भी है तो सही मान लेगा कि नहीं ठीक है अपना ही आदमी है, लेकिन जब अपोजिशन का मेंबर होगा तो वो हर चीज सही से चेक करेगा। ठीक। तो इसलिए अपोजिशन को दिया जाता है कि वो भी अपनी ओर से संतुष्ट रहे। फिर दूसरी कमेटी होती है एस्टिमेट कमेटी। ठीक। इसमें कुल मिलाकर 15 मेंबर्स होते हैं और ये 15 ही लोकसभा से ही आते हैं। ठीक। इसका भी जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, 1 साल का होता है। ठीक। इसका जो चेयरमैन होता है वो खुद लोकसभा का स्पीकर चूज करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, वो इसके चेयरमैन को चूज करता है कि ये जो 15 मेंबर्स होते हैं उसी में से किसी को एक चेयरमैन बना दिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कार्य चलता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आज हमने अपने
पॉलिटी के जो 5वां लेक्चर था उसमें 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया। तो मैं आज आपको कुछ बातें भी बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं जनरली आता हूँ, अपने 10 क्वेश्चंस को पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। समय की थोड़ा अभाव रहता है मेरे पास, ऑफिस की ड्यूटी रहती है, पर्सनल भी काम रहते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कतें रहती हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं अपने टाइम की अवेलेबिलिटी को और बढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मार्केट में इस समय बहुत से लोग घूम रहे हैं जो आपसे झूठे वादे करेंगे कि लाइए आप हमें इतना अमाउंट दीजिए, ठीक है, इतना कैश दीजिए, खासकर कैश। वो कुछ नहीं मांगते, ज्यादातर कैश मांगते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। और मैं आपका हाई कोर्ट में या किसी भी अन्य बॉडीज में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, आपका आरओ, एआरओ, एपीएस, ठीक है, या कंप्यूटर असिस्टेंट या क्लास फोर्थ, किसी पे भी आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। और आपसे पैसे की डिमांड करते हैं और आपको झूठे झूठे दस्तावेज दिखाते हैं। ठीक, आप उन्हें दे भी देंगे, फंस जाएंगे उनके वादों में। वो बहुत अच्छे से पूरी व्यवस्था करते हैं, फिर फंस जाएंगे, बाद में आपको पता चलेगा आपके साथ धोखा हो गया। आप कई जगह कंप्लेन करेंगे, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे आपकी कंप्लेन का निस्तारण होता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इन सब जालसाजों में बिल्कुल ना फंसे। आप कहीं के भी रहने वाले हो या हाई कोर्ट इलाहाबाद के आसपास के रहने वाले हो, इस तरह के जालसाजों के चक्कर में ना आए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और फेयर कंपटीशन के थ्रू हाई कोर्ट में एक अधिकारी के रूप में चयनित हों। ठीक है, तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, ऐसी कंप्लेंट्स बहुत सारी आती हैं, ठीक है, कि हमने इतना पैसा लिया, हाई कोर्ट में आरोप बनाने का वादा किया, अब हमें पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और जब आप उनके पास जाएंगे तो फिर क्लैशेस ही होते हैं, कुछ उसका सोल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, फिर वही कोर्ट कचहरी का चक्कर। तो इसीलिए मैं कहूंगा बिल्कुल उन जालसाजों में न भरोसा करें। वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप भी बना सकते हैं सिस्टम पे बैठ के। ठीक है, तो प्लीज बी अवेयर, इन सभी चीजों के चक्कर में न पड़े। थैंक यू। ठीक है, इसी के साथ मैं साइन ऑफ होता हूं।